15 साल पहले मेरे को नहीं पता था कि भाई म्यूचुअल फंड भी पैसा लेके जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगाते हैं। कुछ साल पहले तक मेरे को रेगुलर और डायरेक्ट फंड के बीच में फ़र्क नहीं पता था। आपने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग को लोग जनरली इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक बेसिकली सीमित नहीं है। इट इज़ फार बियॉन्ड देन दैट। फाइनेंशियल प्लानिंग में ये इतनी चीज़ें क्यों आती हैं, और अगर हमारे इन्वेस्टर को ये चीज़ें पता नहीं है तो व्हाट कैन बी द हार्म। सो नॉमिनी इज नॉट द ओनर, ये बात 99% लोगों को पता नहीं है कि नॉमिनी इज जस्ट ए कस्टोडियन। मनी मैनेजमेंट is basically starts with investment। कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, और इनफैक्ट इंश्योरेंस में भी आप जो नॉमिनी बना रहे हैं, दे आर बेसिकली कस्टोडियन। दे कैन रिसीव द मनी बट दे आर नॉट द फाइनल ओनर्स। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी फायर पॉडकास्ट। इस शो पे हम लोग बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में, और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अब जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग की आती है तो हम लोगों को CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स की भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग आप भी कर लेते हो, थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूँ, बट नीदर ऑफ अस हैव गॉन थ्रू अ कोर्स। एक कोई सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दो चीज़ों के लिए। या तो आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ आप उनकी प्रोफेशनली हेल्प करना चाह रहे हो तब, और दूसरा खुद के लिए भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है। जैसे आज से 15 साल पहले मेरे को नहीं पता था कि भाई म्यूचुअल फंड भी पैसा लेके जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगाते हैं। 10 साल पहले तक मेरे को ये नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, वो और भी कुछ-कुछ कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक मेरे को रेगुलर और डायरेक्ट फंड के बीच में फ़र्क नहीं पता था। आज से 2 साल पहले तक मेरे को विल कैसे बनाई जाती है उस बारे में नहीं पता था। तो हमेशा हम लोगों के पास में सीखने के लिए कुछ ना कुछ और रहता है, और इसीलिए ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे कोर्सेज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे रहते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं राहुल जी। राहुल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो जो मच। कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, इनके कोर्सेज रहते हैं। तो उसी बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे आज समझना चाहूँगा कि ब्रॉडली स्पीकिंग, पहले तो जब मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझना चाहूँगा। हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ किए हैं जो कि आपने पहले देखे होंगे। जब हम लोग फंड मैनेजर से बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशंस रहते हैं। एक आध एपिसोड मैंने वो इंश्योरेंस के लिए किए थे, बट ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा-सा आप हमारी ऑडियंस को उस बारे में बता पाएँ तो फॉर काफ़ी श्योर। क्लियर। सो तभी मैं आपकी बात से वहीं से स्टार्ट करूँगा कि जहाँ आपने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग को लोग जनरली इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक बेसिकली सीमित नहीं है। इट इज़ फार बियॉन्ड देन दैट। It basically starts from investment, right? Then it includes your insurance planning, your taxation planning, and your estate planning also. So let me take a very basic example कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ये इतनी चीज़ें क्यों आती हैं, और अगर हमारे इन्वेस्टर को ये चीज़ें पता नहीं है तो व्हाट कैन बी द हार्म। सो आई एम पब्लिक स्पीकर ऑल्सो, राइट? तो मैं कभी भी ऑडियंस से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई बताइए, आपके सबके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है? लोग कहते हैं जी हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। देन आई आस्क ए क्वेश्चन कि आप में से कितने लोगों ने अपनी वाइफ को म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी बनाया हुआ है? तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हमने अपनी वाइफ को बनाया हुआ है, या इफ देयर इज अ वुमन शी से दैट आई हैव माय हस्बैंड एज अ नॉमिनी इन माय म्यूचुअल फंड फोलियोज। देन माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि कितने लोग ये मानते हैं कि आपका जो स्पाउस है, जो नॉमिनी है, वही आपके म्यूचुअल फंड का ओनर आपके जाने के बाद है? तो यू वोंट बिलीव कि 99% लोगों का जवाब होता है कि ये हमें तो यही पता है कि नॉमिनी इज़ द ओनर। सो नॉमिनी इज़ नॉट द ओनर, ये बात 99% लोगों को पता नहीं है कि नॉमिनी इज़ जस्ट अ कस्टोडियन। So what I'm trying to give a message कि फाइनेंशियल प्लानिंग ओनली स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट्स, इट एंड्स कि आपको ये भी बेसिकली डिसाइड करना है कि आफ्टर यू आपकी आने वाली जनरेशन को ये पैसा स्मूथली कैसे ट्रांसफर हो। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसका नॉलेज एज पर माई एक्सपीरियंस वेरी रेयर। सो पीपल नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, पीपल नो व्हाट इज एफडी, पीपल नो व्हाट इज पीपीएफ, बट दे डोंट नो कि विल कैसे लिखी जाती है, टैक्सेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है,
लोग जब इंश्योरेंस बाय कर रहे होते तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इंश्योरेंस बेसिकली इज़ बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आप जो कमा रहे हो उसके बेसिस पे आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलता है। वो कैलकुलेट करना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत आसान है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, 50 लाख का ले लेते हैं, 1 करोड़ का ले लेते हैं, 2 करोड़ का ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं व्हिच अ पर्सन शुड कंसीडर, और फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लोगों को जाना चाहिए, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ मनी मैनेजमेंट इज़ बेसिकली स्टार्ट्स विद इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये बहुत आगे तक जाता है। और अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा-थोड़ा नॉलेज सबका है, तो आदमी कभी भी ज़िंदगी में पैसे को लेकर कभी मात नहीं खा सकता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। नहीं, आई फुल्ली एग्री विद यू। ये जो नॉमिनी वाले जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो नॉमिनी वाला बात रहती है, ये बात मेरे को या किसी को भी तब पता चलती है जब उनके साथ में एक्चुअली ऐसा कुछ हो जाता है कि करेक्ट। आपके फादर के या ग्रैंडफ़ादर के कहीं पे आपको कुछ मिलता है, कुछ यस, ऐसे आते यस। हैं, तब पता चलता है। तो आप थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि मान लीजिए मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अंदर मैंने नॉमिनी सब जगह ऐड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये स्कैम्स वाली मैसेज भेज-भेज के परेशान कर देते हैं, "अरे! आपने नॉमिनी नहीं ऐड किया, नॉमिनी ऐड कर दो, नॉमिनी ऐड कर दो।" तो मान लो कि जी सर मैंने नॉमिनी तो ऐड कर दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँ ताकि मेरे बच्चों को या जो भी मेरे नॉमिनी है उसको सारी चीज़ें आसानी से, शांति से मिल जाएँ, जो मेरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं? परफेक्ट। सो रवि, आई वुड लाइक टू टेल टू योर ऑडियंस कि जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, और इनफैक्ट इंश्योरेंस में भी, आप जो नॉमिनी बना रहे हैं, दे आर बेसिकली कस्टोडियन। दे कैन रिसीव द मनी बट दे आर नॉट द फाइनल ओनर्स, राइट? सो बाकी के लीगल हेयर आके बेसिकली उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। आपने नॉमिनी बना दिया, आपको लगा कि वही ओनर है। अगर आप उसी नॉमिनी को अपना पूरा पैसा आपके जाने के बाद देना चाहते हो, हुँ, तो आपको विल से उसे बैकअप करना चाहिए। ओके, विल इज़ द डॉक्यूमेंट जिसमें आप ये लिखेंगे कि जो नॉमिनी मेरे म्यूचुअल फंड फ़ोलियो में है, मेरे जाने के बाद पर्सन वही बेसिकली मेरे पैसे का मालिक होगा। तब बेसिकली ये माना जाएगा कि वो ओनर है और उसको वो बेसिकली वो ट्रांसमिशन उसके लिए हो जाएगा। हालाँकि म्यूचुअल फंड कंपनी नॉमिनीज़ को ट्रांसमिशन कर देती हैं, दे देंगी, लेकिन अगर कोई लीगल एयर क्लेम करता है, तो फिर उस नॉमिनी को शेयर करना ही पड़ेगा। ओके। तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए जैसे मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने अपने बच्चे को एक बच्चे को मैंने नॉमिनी अपना बना के रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा पैसा जो है वो उसी बच्चे को जाए। दूसरे बच्चे के नाम पे मैंने क्या किया, अपना जो घर था वो मैंने दूसरे बच्चे को मैंने नाम पे दे दिया है। तो मैंने अपनी तरफ से तो ये डिवीज़न करके मैं चला गया। बट जो मेरा पहला लड़का है जिसको मैंने म्यूचुअल फंड्स दिए हैं, तो उसके बाद में क्या मेरा दूसरा लड़का आके उसके ऊपर अपना हक माँग सकता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर? यस, वो हक तब माँग सकता है जब वो सिर्फ़ नॉमिनी हो। अगर विल से अगर आपने बैकअप कर दिया उस बच्चे के नाम पर जिसको आपने नॉमिनी बनाया, आपने विल लिख दी कि मेरा वो बच्चा जो मेरे म्यूचुअल फंड में नॉमिनी है, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो वही मेरे पैसे का फाइनल ओनर होगा। तब फिर जो सेकंड बच्चा है वो क्लेम नहीं होगा। अगर वो क्लेम करेगा भी तो बेसिकली विल डॉक्यूमेंट बिल में वो बता देगा कि भाई इस दिस वाज़ द लास्ट विश ऑफ द डिसीज़, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बेसिकली। ओके। तो मतलब मेरे को चाहे मैंने नॉमिनी नॉमिनी डाला है उसके बाद मेरे को विल तो बनाना Absolutely, yes. And पड़े this is basically the myth, Ravi. I'm telling you that this is the biggest myth among the people that they said the they think the nominee is the owner, which is basically not the case. नहीं, ठीक है, बनाएँगे। तो सर अब आ जाता है बात कि विल बनानी पड़ेगी, मान लिया, कैसे बनाऊँ? सो ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कभी-कभी लोग पूछते हैं कि विल लिखने के लिए कोई स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती है या लॉयर की ज़रूरत होती है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो फॉर योर ऑडियंस, विल कैन बी मेड ऑन अ सिंपल पेपर। आप एक सिंपल पेपर पे विल लिख सकते हैं, राइट? उस पे आप अपने साइन करिए, 2 विटनेस लगाइए, एंड वन थिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस विल को आप बेसिकली रजिस्टर कराइए, राइट? अब रजिस्टर कराने का जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि उसका ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि रजिस्टर कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, खुद को जो लिख रहा है, 2 विटनेसेस के साथ जाना पड़ेगा, तो कल को अगर विल चैलेंज होती है, तो ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाएगी कि भई सामने वाला जिसने विल लिखी थी वो खुद आया था एंड ही वाज़ ऑफ साउंड माइंड विद 2 विटनेसेस। तो विल एक तो सिंपल पेपर पे लिख सकते हैं आप, अपने साइन करिए, काट-छाँट बहुत ज़्यादा ना हो, अगर काट-छाँट हो गई है तो बेसिकली आप दूसरी बना दीजिए। और कुछ डिस्क्लेमर्स देने होते हैं विल लिखते वक़्त कि मैं साउंड माइंड हूँ, दिस इज़ माय लास्ट विल, उस पे आपको डेट लिखना है। क्योंकि अगर 100 विल चैलेंज हो रही है कोर्ट में, तो 90 का ग्राउंड यही है कि सामने वाला साउंड माइंड नहीं था जी। उसको बेसिकली दवा में लिखवाया गया, प्रेशर में था,
राइट? तो आपको एक डिस्क्लेमर देना है कि आई एम साउंड माइंड व्हेन आई एम राइटिंग ए विल, और हो सके तो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी उस दिन का लगा दीजिए जिस दिन आप वो विल लिख रहे हैं। So this will really help to prove that somebody was, sound mind and he was not in any pressure while writing a will. नहीं, ये तो मैं मतलब आपसे फुल्ली एग्री करता हूँ कि विल के चैलेंज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और एक रजिस्टर्ड विल रहेगी तो वो उनके रिकॉर्ड में आपकी कॉपी खोई गई Hmm. विल की, तो आप कम से कम कि अच्छा हाँ, उसकी एक फोटोकॉपी पड़ी है और जो रजिस्ट्री जो है वो हो रखी है, उसके बेसिस पे एक देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट एग्जिस्ट। सेकेंडली कोई दूसरा आदमी आके बोल सकता है कि अरे नहीं नहीं, वो तो फर्जी विल है मेरे पास में, वो तो ये विल बना के गए थे। उस केस के अंदर भी ये होगा कि अच्छा हाँ जी, जो रजिस्टर्ड विल है वो मैटर करेगी। तो विल की रजिस्ट्री करवानी चाहिए। आई एम फुल्ली इन अग्रीमेंट ऑन दैट। और ये मैं भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग बिल बनाते ही नहीं। Hmm. तो ये कहना एकदम उचित है कि रजिस्टर्ड विल जो है वो एक नॉर्मल अनरजिस्टर्ड विल से बेटर है। Absolutely. 100% एग्री। बट सर मैं बता रहा हूँ, जनता तो जो है ना वो एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे लिख के कि हाँ भाई सब कुछ, इवन इफ दैट एग्जिस्ट, एक प्लेन पेज पेपर पे लिखा हुआ और 2 लोगों ने साइन करके दे दिया, दैट इज मच बेटर देन नथिंग। ये कम से कम म्यूचुअल फंड वाले लोगों का तो जो है ना, कोई अगर उसको कंटेस्ट नहीं करता है। सी, ये सारे इश्यूज आते हैं जब कोई आ गया, Yes. झगड़ा हो गया। मैं बोल रहा हूँ झगड़ा नहीं भी हुआ, कम से कम कागजी कार्रवाई करने के लिए आपको पता है यार, हाँ मेरे दोनों बच्चों को अगर मैंने लिख दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे, तो कम से कम लिख के तो चले जाता हूँ। लोग तो उतना भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक काम किया है। आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, handauncle.com पे, और आप वहाँ पे जाके एक हांडा अंकल जो बॉट रहेगा उससे चैट कीजिएगा। वो आपको एक विल का मोटा-मोटी बढ़िया सा फॉर्मेट बना के दे देगा कि चलो कुछ नहीं से तो वो भैया बहुत बेटर होने वाली है। सो एटलीस्ट उतना तो आप लोग जो है वो करके रख लो। उतना भी नहीं करना है तो एक प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो आपको सही लग रहा है वो लिख के रख लो, 2 लोगों से साइन करवा लो। सो गेट द Yes. देयर मिनिमम डन। तो सर ये तो अपनी विल की बात हो गई। अब मैं थोड़ा-सा, जो आप इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा-सा मैं उस बारे में समझना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो मुझे इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कब लेना चाहिए? कब मेरे पे जैसे ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे या किसी लाइफ के पड़ाव पे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और दूसरा कितने का लेना चाहिए? ये दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँगे कि कैसे कोई ये जज करे, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। सो कब लेना चाहिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब भी आप अर्न करने लग जाएं। सो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ़ यू डाई देयर इज ए फाइनेंशियल लॉस टू समवन, बिकॉज इंश्योरेंस कभी भी कोई इमोशनल लॉस कवर नहीं कर सकता, इट ओनली कवर्स योर फाइनेंशियल लॉस। सो फाइनेंशियल लॉस तब होगा व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग। सो वेन एवर यू आर बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड टेक योर इंश्योरेंस, डजेंट मैटर यू आर मैरिड और नॉट, डजेंट मैटर कि आपका कोई लाइबिलिटी है या नहीं। बहुत ही वाजिब सवाल है आपका कि कितना होना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। बिकॉज़ इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होने की वजह से लोग अंडर इंश्योर्ड हैं हमारी कंट्री में। एंड आई सिंपली से व्हेन समबडी डाई व्हाट इज़ द फाइनेंशियल लॉस? कि या तो वो आदमी जो कमा रहा था, अब वो फैमिली में नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा जब तक कि वो एग्ज़ैक्टली रिटायर होता। मान लीजिए 30 साल का आदमी है और 60 साल पे रिटायर होता, तो 30 साल की कमाई अब उसके घर में नहीं आई, राइट? और उस कमाई को मैं ये भी मानता कि वो कमाई किसी सर्टेन परसेंटेज से बढ़ती भी। तो हम सीएफपी में क्या सिखाते हैं और क्या पढ़ाते हैं कि आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, व्हिच इज़ बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम इन केस इफ यू आर नॉट देयर। सो जितनी आपकी कमाई है या आप कमाते हैं, उसको हम डिस्काउंट कर लेते हैं, उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू आज बना लेते हैं विद अ गिवन रेट, राइट? और उसको इन्फ्लेट करते हुए उसका एक प्रेजेंट वैल्यू बना लेते हैं। और वो प्रेजेंट वैल्यू जो निकल के आती है रवि जी, वो सम होता है। उसका मतलब ये है कि अगर इस आदमी को आज कुछ हो जाए और उसकी फैमिली ये पैसा अगर इस रेट पे एफडी में इन्वेस्ट कर दे, तो उसकी फैमिली को आने वाले 30 साल तक, जितने साल वो कमाता, एक कैश फ्लो मिलता रहेगा। ये हमारी
भाषा में सही ह्यूमन लाइफ वैल्यू है जिसमें आदमी अंडर इंश्योर्ड नहीं हो सकता और उसके जाने के बावजूद भी उसकी फैमिली वो बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है और बाकी सारे खर्चे मेंटेन कर सकती है कि यार ये वो नहीं है तो भी उसकी फैमिली को जब तक वो कमाता वो कैश फ्लो रिसीव हो रहा है। अब वो प्रेजेंट वैल्यू किसी के लिए 2 करोड़ हो सकती है, किसी के लिए 3 करोड़ हो सकती है। एक तरीका और हो सकता है कैलकुलेट करने का कि वो अपने एक्सपेंसेस से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले कि भाई मेरी जो फैमिली है, अगर ये मेरा बच्चों का मैरिज का खर्चा, ये एजुकेशन का खर्चा, ये मेरी वाइफ का या मान लीजिए जो भी स्पाउस है उसका 90 ईयर्स तक कोई एज मान लिया व्हाटएवर इट इज़ और वो एक्सपेंसेस को पीयू बनाकर उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा। उसको ये पता लग जाएगा कि कल को ये सम अश्योर्ड मुझे मिनिमम चाहिए। तो कमिंग एट अ राइट सम अश्योर्ड इज़ द की बेसिकली, चाहे वो एक्सपेंस बेस्ड मेथड से आए, चाहे वो इनकम बेस्ड मेथड से आए। अगर उस अमाउंट का इंश्योरेंस सामने वाले के पास है, तो वो अंडर इंश्योर्ड तो किसी भी सिचुएशन में नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव अ मैसेज हियर दैट इट इज़ बेसिकली अ कैलकुलेशन, नॉट लाइक कि 25 लाख का ले लेता हूँ, 50 लाख का ले लेता हूँ, 1 करोड़ का ले लेता हूँ, किसी ने कह दिया उतने का ले लेता हूँ। सो प्लीज़ बी डोंट अंडर प्लीज़ बी नॉट अंडर इंश्योर्ड। आप एडेक्वेट लाइफ इंश्योरेंस खरीदना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। सर इतनी मेहनत, इतनी कैलकुलेशन जो है करने के लिए, मैं तो चलो फिर भी जो है ना मैथ्स पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं तो लेके बैठ जाऊँगा एक्सेल के ऊपर, बट लोगों से तो ये इतना काम हो नहीं पाएगा। कुछ थंब रूल्स, कुछ रफ आइडियाज़, कुछ अप्रॉक्सिमेशंस आप सजेस्ट करना चाहेंगे? चलो, मैं ये बात आपकी मानने को तैयार हूँ कि सबके लिए 25 लाख काम नहीं करेगा और सबके लिए 5 करोड़ भी काम नहीं करेगा। बट कुछ मेरे को अगर एक रफ, या तो ये है कि भई मैं किसी एक एजेंट के पास में जाऊँ और वो एजेंट मेरे को बता दे कि हाँ, हांडा भाई इतने की करवा लो, तुम्हारे लिए वो सही रहेगा। तो एक तो ऐसे अच्छे एजेंट मिलना इतना आसान है नहीं। दूसरा ये है कि अच्छा हाँ, मैं मोटा-मोटी अपने दिमाग में एक कुछ मैं अपना मेंटल फिगर बनाना चाहूँ। मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक शुभमन गिल किसी तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है आजकल, एड-वेड आता है उसका, मैं भूल रहा हूँ कौन-सी कंपनी के लिए। सो आई थिंक दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बैड एडवर्टाइजिंग कि मेरे को ये याद है कौन करता है, तो उसका था कि आपको कितने की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट एड टॉक्ड अबाउट समथिंग लाइक कि 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम इज़ अ गुड इनफ शायद उसके आस-पास कुछ नंबर याद है। तो ऐसे कुछ थंब रूल्स, ऐसे कुछ नंबर्स आप दे पाएँगे? क्योंकि ये मेरे को ऐड से तो इतना ही याद है और हो सकता है वो गलत फॉर हो। श्योर। सबसे पहले आपने बात की कि कैलकुलेशन नहीं कर पाएँगे, बट आई गारंटी रवि जी कि अगर मेरी यूट्यूब पे जो कैलकुलेशन पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि हाउ टू कैलकुलेट ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हुँ, एक भी आदमी आपके ऑडियंस में ये नहीं कह सकता कि 10 मिनट में कैलकुलेशन मैं नहीं सीखा। अच्छा। आई कैन गारंटी दिस, नंबर तो 1। सर पहला काम तो आप ये कीजिएगा कि वो लिंक आप मेरे को हाँ, अभी भेज मैं आपको दीजिएगा भेज दूँगा। और मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूँगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आलसी आदमी हूँ। मैंने अगर नहीं डाला हो तो 5 दिन बाद आके लिंक्डइन पे मेरे को गाली दे देना, मैं लिंक पक्का तब तो मैं डाल दूँगा। पब्लिक में गाली पड़ती है तो मैं काम करने लग जाता हूँ। तो So प्लीज़ भेजिएगा। we have students in CFP from like MBBS MD doctor to a lawyer to a pilot. So पहली बात तो हर आदमी ये काम कर सकता है। कैलकुलेशन एक्सेल को करनी है, आपको सिर्फ जगह पे फॉर्मूला लगाना है, इट्स सो ईज़ी, राइट। नंबर 2 आपने बोला कि मोटा-मोटा आइडिया दे दीजिए। तो आई थिंक जो भी आपका एनुअल इनकम है, उसका 20 टू 25 टाइम्स आप कम से कम रखिए अपने पास। क्योंकि धीरे-धीरे आपका इनकम इंक्रीज़ भी होगा, राइट। सो एट लीस्ट मुझे लगता है कि जो आपके हुँ। करंट इनकम है, उसका 20 से 25 गुना आपको इंश्योरेंस रखना रखना चाहिए। चाहिए। हाँ, भई क्योंकि अगर आज की डेट में आप 30 साल के हो और आप 15 लाख रुपया कमा रहे हो, तो बाकी ज़िंदगी में 15 लाख नहीं कमाओगे, ज़्यादा ही आप कमाओगे। तो उससे कंपेयर करना शायद ठीक नहीं है। फेयर इनफ। तो सर ये तो बात हो गई अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की, जो कि आई एम श्योर एक सीएफपी के कोर्स का पार्ट रहती हैं। मैंने जितना देखा था वो सीएफपी का अपना एक सिलेबस रहता है, इट्स अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। देयर इज़ अनदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम व्हिच इज़ द एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। अ, 10 ए और 10 बी का उसका पेपर रहता है, जो कि आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता यस, है यस। बिफोर द आरआईए की एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारे काम धंधों में मैं आजकल वही वो हांडा अंकल वेबसाइट के चक्कर में लगा हुआ हूँ। तो मेरे दोस्त है एक विकास करके, उसने अभी ये पेपर वगैरह क्लियर किया है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि वो जो एनआईएसएम वाले पेपर्स रहते हैं, उनके लिए भी आपने क्वेश्चंस वगैरह और यस, यस, कंटेंट वी हैव। बनाया है। सीएफपी वाला भी रहता है। तो एक तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सीएफपी वाला बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रहता है कंपेयर्ड टू द सिलेबस ऑफ व्हिच इज़ देयर, और दोनों के पर्पस भी अलग-अलग रहते हैं।
तो इन दोनों सर्टिफिकेशंस के बीच में क्या फ़र्क है? क्या एक्स की एडवांटेजेस हैं, वाई की डिसएडवांटेजेस हैं? बिकॉज़ यू हैव वर्क्ड इन बोथ ऑफ दीज़ Yes. स्पेसेस, थोड़ा-सा वो आप बता पाएँगे तो Sure. काफ़ी हेल्प हो जाएगी। So NISM certification are basically offered by SEBI because NISM ultimately SEBI का ही बॉडी है और अगर आपको रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी के साथ बनना होता है तो आप एनआईएसएम के 10 भी सर्टिफाइड करते हैं और सीएफपी इज ऑफर्ड बाय एफपीएसबी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड कोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएस। नाउ व्हाट डज हैपन दैट ये हमारे कंट्री में एनआईएसएम की जो सर्टिफिकेशन है वो बेसिकली आपको करना ही है। अगर आपको बेसिकली दे आर कंप्लायंट सर्टिफिकेशंस। लेट्स से अगर आपको म्यूचुअल फंड में आना है तो एनआईएसएम 5 ए करना है और आपको सेबी से आरआईए बनना है तो आपको 10 भी करना है। तो वो बेसिकली जो सर्टिफिकेशंस हैं उनमें सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट को डाल दिया गया है, राइट? तो मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि सीएफपी इज क्वाइट वाइड। लेट मी टेक यू एन एग्जांपल। जैसे एस्टेट प्लानिंग की मैं बात करता हूँ तो आपको एनआईएसएम में एस्टेट प्लानिंग उतना डिटेल में पढ़ने को नहीं मिल सकता। सीएफपी में देयर इज वन मॉड्यूल, यानी पूरा उस पर एग्जाम है। सेम केस विद इंश्योरेंस ऑल्सो, राइट? तो उन्होंने क्या है, पूरा जो भी नॉलेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वेर इन इट्स अ स्टडी ऑफ अराउंड 15 टू 16 मंथ्स। सो अगर किसी को भी बहुत वाइड और डिटेल में पढ़ना है विद ऑल कैलकुलेशंस, ऑल बेसिकली नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, टैक्सेशन, एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस, देन दे शुड गो फॉर द सीएफपी। सीएफपी के कोर्स को कंप्लीट करने में रफली कितना टाइम लग जाता है? Okay, so I'll tell you there are two ways of doing CFP. Number one is called regular pathway or number two is fast track pathway. So regular pathway वाले को 4 एग्जाम्स देने हैं, whoso is coming. Number one is investment planning specialist. This model talks about every product available under this sun. When I say under this sun, almost सब आ जाएगा, right? Start from your bonds, your derivatives, or private equity, venture capital, AIF, PMS, मतलब सब कुछ आप कोई प्रोडक्ट की बात करिए सब कुछ आएगा। और इसी मॉडल में कैलकुलेशंस भी सीखता है, आदमी की पूरा कैलकुलेशन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। देन वी हैव मॉडल कॉल्ड रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। सो ये सीएफपी में 2 चीज़ें चलती हैं सर। 50% कंटेंट ग्लोबल है, 50% इंडियन है। यानी आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे हैं वो आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं, राइट? सो रिटायरमेंट प्लानिंग पूरे वर्ल्ड में कैसे होती है, क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग मॉडल में पढ़ते हैं और टैक्स में आप कंप्लीट टैक्सेशन समझते हैं। देन देयर इज़ अ मॉडल कॉल्ड रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग, ये थर्ड मॉड्यूल है। दिस टॉक्स अबाउट इंश्योरेंस। जैसे आपने बात की कि इंश्योरेंस, तो हम कहते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस प्लानिंग है। लेकिन इंश्योरेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है। मैं कहता हूँ डिसेबिलिटी इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट रिस्क। लेट मी टेल यू अ सिंपल एग्जांपल कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हो गई, तो वो ज़्यादा तकलीफ में आएगा आदमी। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इनकम भी है और वो काम भी नहीं कर पा रहा है, राइट? और खर्चा और हो रहा हो। खर्चा भी हो रहा है। तो अब आप कितने लोग हैं जिनका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है? लोग उसको रिस्क समझते ही नहीं है। सो इंश्योरेंस प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, देन हेल्थ इंश्योरेंस, देन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, राइट? देन योर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, राइट? सो इससे इंश्योरेंस प्लानिंग। सो दुनिया में ऐसी बहुत सारे रिस्क है जो आप कवर कर सकते हो, लेकिन आप उसको कवर करते ही नहीं हो क्योंकि आपको लगता है वो रिस्क है ही नहीं, राइट? अब जैसे मैं एस्टेट प्लानिंग में हम बात करते हैं कि इनकैपेसिटेशन इज़ द बिगेस्ट रिस्क। मैं बोलता हूँ जब अपने सेशंस में भी, मान लीजिए आपको कल को इनकैपेसिटेशन हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन पहले मेरे पड़ोस में एक ब्रेन हेमरेज हो गया एक मेरे दोस्त को ही, एंड ही इज़ ऑन बेड। वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा है। अब उसके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन उसके बिहाफ़ पे कोई और नहीं कर सकता सर। उसकी फैमिली को कोर्ट में जाना पड़ेगा और बेसिकली ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम इनके बिहाफ़ पे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कर सकें, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। एस्टेट प्लानिंग में ये आता है कि अगर वो आदमी जब फिट है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देगी, कल को अगर मुझे ऐसा कुछ हो जाए इन एनी केस, तो मेरा ये राइट मैं अपने इस आदमी को दे रहा हूँ कि ये कर सकता है। लेकिन जब मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे रिस्क लगता ही नहीं। आप सोचिए, ये कोई नहीं पढ़ा रहा है आपको, बट दिस रिस्क एक्जिस्ट। आपके आस-पास किसी न किसी के साथ ऐसा हो रहा है और बाद में उसकी फैमिली कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए सालों लगा देती है। सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, फॉर ऑल योर रिस्क। that is there in the insurance planning module. Then there is a final module. So ऐसा 4 मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा जो रेगुलर पाथवे से करते हैं। अब जो लोग सिर्फ नॉलेज के लिए आते हैं हमारे पास, जैसे आई हैव डॉक्टर्स, आई हैव पायलट्स, आई हैव इंजीनियर्स और आई हैव हाउसवाइफ्स आल्सो। उन्हें कहता है हमें सिर्फ पढ़ना है, समझना है ताकि हम अपना पैसा मैनेज कर सकें प्रॉपर्ली। वो रेगुलर पाथवे में जाते हैं। एंड देन देयर इज अ फास्ट ट्रैक पाथवे, इसमें पहले 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, ओनली फाइनल पेपर उन्हें देना पड़ता है, बट इट इज़ फॉर द पीपल हु आर already having a financial background like CAs, CFAs, somebody have a PG degree with finance like MA in economics, MBA in finance, then plus 3 years of experience in financial service industry. अगर ये दोनों किसी के पास कंबाइंड है तो वो पहला 3 पेपर एग्जाम कर लेगा और फाइनली सीधे ही वो 4th में चला जाएगा।
उसके बाद एक और प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लान सबमिशन। यानी आप एक एक आपको एक केस स्टडी मिलेगा फिक्टिशियस, उस पे आपको एक फाइनेंशियल प्लान बना के यूएस बोर्ड में सबमिट करना है। बोर्ड ये देखना चाहता है कि जो आपने सीखा है आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देन फाइनली समवन बिकम्स सीएफपी। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके। तो हम लोग रेगुलर पाथवे की अगर बात करें तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? ये अलग क्या इन एग्जाम्स की कुछ डेट्स रहती हैं कि आप इसी पर्टिकुलर डेट्स पे दे सकते हो? आपने कम से कम इतनी क्लासेस की हों, कुछ सेमेस्टर वाइज सिस्टम रहता है? यस। किस टाइप से रहता है रेगुलर का? सो व्हाट आई डू दैट, इट इज़ बेसिकली ए 3 मंथ्स प्रोग्राम ईच प्रोग्राम, और तकरीबन आपको 12 से 15 महीने में रेगुलर पाथवे में आप सीएफपी कर लेते हो। तो आप पहले एक मॉड्यूल पढ़ते हो, उसका एग्ज़ाम देते हो 4th मंथ में। ऐसे बेसिकली 3rd 4th मंथ में वो एग्ज़ाम होते चले जाते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, पहले पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं। तो तकरीबन 15 महीने का बेसिकली ये रहता है। और जहाँ तक एग्ज़ाम बुकिंग की बात है, हर महीने आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहले 3 एग्ज़ाम्स के। फॉर फर्स्ट 3 यू कैन गिव एग्ज़ाम एवरी मंथ, और पहले 5 दिनों में विंडो आती है बुक करने की, और डेट भी फिक्स होता है कि उस महीने उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का एग्ज़ाम किस दिन होगा। बट जो चौथा एग्ज़ाम है, द 4th वन, वो बेसिकली 2 महीने में 1 बार होता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम देते जाते हैं और हम पास करते जाते अच्छा। और ये रेगुलर वाले के लिए क्या अपनी क्वालिफिकेशंस रहती हैं? हैं। 18 इयर्स प्लस 12th पास इन एनी स्ट्रीम। इन एनी स्ट्रीम, यस। 18 इयर्स प्लस 12 या। पास। मान लीजिए कि कोई 18 प्लस आदमी है, वो आके ये एग्ज़ाम्स देना चाहता है, तो उसके लिए वो फास्ट ट्रैक वाला पाथ ओपन नहीं है क्योंकि उसके पास में सीए वाली डिग्री नहीं है। ही विल हैव टू गिव द एग्ज़ाम्स। एब्सोल्युटली यस सर। एंड इन दीज़ एग्ज़ाम्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या वो ऐसा कर सकता है कि वो आके खाली चारों के चारों एग्ज़ाम सेम ही मंथ में देके निपटा दे? अ, इज़ दैट थियोरेटिकली पॉसिबल? यस, पर कर सकता है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज़ चारों पढ़ाई बहुत अलग-अलग हैं और काफ़ी वाइड है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपने साल डेढ़ साल पहले पढ़ लिया है ढंग से, एंड देन यू वांट टू ट्राई इट, ऑल द एग्ज़ाम एट वन्स, देन यू कैन डू इट, राइट? बट अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम देते एग्ज़ाम देते रहिए ताकि आप रेगुलरली टच में भी रहेंगे, तो मतलब एक नॉर्मल उसके लिए 15 महीने के आसपास का रहिए। या। विंडो रहता है। और कितनी क्लासेस मुझे इसकी करनी पड़ेंगी? सो क्लासेस का ऐसा है कि 2 क्लासेस 1 वीक में होती हैं, राइट? ट्वाइस इन अ वीक। सो हमारे पास 2 बैचेस चलते हैं, एक वीकेंड पे सैटरडे संडे फॉर प्रोफेशनल्स, एक वीकडेज में, इट इज़ ट्यूसडे एंड थर्सडे 7:30 पीएम इन द इवनिंग। सो आप अगर बात करें तो एक मॉड्यूल में तकरीबन तकरीबन आप कर सकते हैं 24-25 क्लासेस जो है। अच्छा, हाँ, सो बेसिकली रफली 100 क्लासेस के आसपास यस, मेरा यस। टोटल पूरा ये कोर्स रहेगा। और ये मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ क्लासेस कहीं पे? Yeah. So classes are online, and because I personally teach CFP certification, and I have students from across the globe, from USA, Muscat, Singapore, everywhere. So जयपुर के स्टूडेंट भी हमारे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो क्लासेस आर ओनली ऑनलाइन, वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल क्लास बिकॉज अच्छा, तो आप लोग ऑनलाइन ही। हाँ, कौन जाए? मैं तो सर बता रहा हूँ, मेरा जो पिछला काम था मैं ऑनलाइन क्लासेस ही चलाता था 2012 में। बहुत मुश्किल है वो क्ला एक तो आप लंबी-चौड़ी जगह लो, उसके खर्चे अलग, प्लस सारे के सारे स्टूडेंट्स लोग की टाइमिंग रिक्वायरमेंट जो है वो अलग रहती हैं। कोई सुबह फ्री है, कोई शाम को फ्री है, किसी को वीकेंड को आना है। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं कि और कुछ नहीं हुआ तो भाई हम रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। आई एम श्योर आप लोगों के सेशंस भी अगर कभी मैं आ नहीं पाया, ऑफलाइन में ये सारे फ़ायदे नहीं है ना। बिग फैन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। एंड ये जो पेपर्स हैं इनकी सर्टिफिकेशन की, इन कोर्सेज़ की, तकरीबन इसकी फ़ीस क्या रहती है? So fees is basically divided into 2 parts. One fees goes to the FPSB, which offer the certification, Financial Planning Standard Boards. उसमें आप बेसिकली मॉड्यूल वाइज आपको खर्चा आता है। तो आपके पास 4 मॉड्यूल हो गए, अगर मैं रेगुलर पाथवे की बात करूँ, तो आपको चारों मॉड्यूल में सेपरेटली रजिस्ट्रेशन कराना होता है, देन यू नीड टू गिव एग्ज़ाम एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट। अगर मैं मोटा-मोटी बोलूँ तो रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, एग्ज़ामिनेशन का कॉस्ट सारे मॉड्यूल का मिला के इट्स अराउंड 1 लाख रुपीज़, व्हिच यू नीड टू स्पेंड इन फेजेस एज़ यू बेसिकली प्रोसीड विद द मॉड्यूल। ओके। इसके अंदर अपना वो फाइनेंशियल प्लान वाला जो सबमिशन होगा, Yes, 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 ऑल yes. ऑफ दैट इज़ All fees are included. टीचिंग फीसेस जो Yeah, कोर्स की so फीसेस रहती हैं? teaching fees is around 70,000 rupees. So in total it is 1.7 lakh. 1.7 लाख के आसपास आपका ये पड़ता है, फेयर इनफ। और इसके बाद में फिर करियर अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर आपने कोई एग्ज़ाम्पल्स हैं जब आपने देखा है कि लोगों को सी आई कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू इन इट कि अच्छा हाँ, मेरे को अपनी प्लानिंग करने में क्या फ़ायदा हो जाएगा। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस बिज़नेस में हूँ और मेरे को 5 लोगों से बात करनी है, तो मैं आई विल बी एबल टू टॉक बिकॉज़ आई नो अ लॉट मोर अबाउट इट देन आई
डू। मेरी एक अच्छी दोस्त है गुंजन करके, आपकी स्टूडेंट रह चुकी हैं, वो बता रही थी, तो उन्होंने भी ये सीएफपी का कोर्स किया था और अभी करंटली जयपुर में ही वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और शी हैज सेड मल्टीपल टाइम कि ये इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ बिज़नेस आउटकम फॉर समथिंग लाइक दिस। आई कैन अंडरस्टैंड कि मान लो मैं कर लेता हूँ, तो मैं अपने पैसे को थोड़ा-सा बेहतर Yes. मैनेज कर पाऊँगा। बट आपके पास में तो अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि हाँ भैया डॉक्टर भी आ रहा है और पायलट भी आ रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कुछ करियर प्रोफेशनल्स भी आ रहे होंगे। तो क्या करियर के लिए हाउ डज़ दिस Okay. इम्पैक्ट? सो पहले मैं उस बेहतर मैनेजमेंट पे बात करूंगा जो आप बोल रहे थे कि ये somebody is able to manage his own money on his own and from all the angles which I am talking about here. ये सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करेगा सर, ये पैसा बचाएगा भी, राइट? There are a lot of expenses which are there which you do not know in lot of financial products. तो आपके लिए कौन सा बेटर है? अगर आप ये चूज कर सकते हैं और आपका एक हैंडसम पोर्टफोलियो है, तो आप बेसिकली फिर आप काफ़ी पैसा बचाएंगे। ये आप आगे इसको सीखेंगे कि कैसे पैसा बचता है। Number two, the people who are looking for career here. So FTSB India has tied up with a lot of corporates like IDFC Bank, Mira Asset Management, Motilal Oswal. So in these corporate, if somebody is going to do work, they will definitely give preference. I'll give an example कि State Bank of India is the biggest government bank of India. SBI बैंक ने भी टाई अप किया FTSB इंडिया से, जो कि पेरेंट बॉडी है CFP को बढ़ाने के लिए, कि हमें अपना स्टाफ जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग पर ट्रेन करना है। सो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ये सोच सकता है कि मुझे अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी है विद एफपीएसबी, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा आपके पास वो अवेलेबल है इसको, कि आप ऐसे बैंकों में जब जाएंगे तो विल डेफिनेटली गेट प्रेफरेंस। सो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए वेरी प्रीमियम सर्टिफिकेशन फॉर दिस स्टडी प्रोग्राम विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ये करियर में यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज से कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी नॉलेज। आप अपनी नॉलेज से किसी को भी बेसिकली वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और जब मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोलते भी हैं कि राहुल जी हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या हम कैसे करें, या आगे काम कैसे बढ़ाएं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी नॉलेज में आप इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज आप दूसरों का तो इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, बट आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी नॉलेज। सो प्लीज़ डू दिस। सो अल्टीमेटली, और मैं आज भी मानता हूँ रवि जी कि इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 20 साल से हूँ, और आज भी मानता हूँ कि अगर कोई आदमी रियल मायने में फाइनेंशियल प्लानर है, उसे नॉलेज है, तो क्लाइंट उसे वैल्यू ऐड अगर उसे मिल रही है तो वो आपको बहुत वैल्यू करेगा, क्योंकि लोग ही नहीं है समस्या सुनने के लिए। विल लिखवाने के लिए या विल लिखने के लिए, सजेशन देने के लिए लोग हैं कहाँ हमारे देश में? फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पैसा नहीं मिलता है ना सर, उसमें दिक्कत वही हो जाती है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अ लॉट, कि चाहे तो आप ये बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स के पास में चले जाओ जिनको ये सब करना चाहिए, चाहे आप इंश्योरेंस के एजेंट्स के पास में चले जाओ, चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में चले जाओ। येस, देयर आर गुड पीपल एवरीवेयर, नो डाउट अबाउट इट। मतलब बट जो लोग हैं जिनकी नीयत भी अच्छी है और जिनकी नॉलेज भी अच्छी है, उसका अगर आप इंटरसेक्शन देखोगे ना, तो इस सब के अंदर 10% लोग भी भाई मेरे को तो नज़र नहीं आते हैं। तो मेरे को अच्छे लोग बहुत हैं, बट उनको पता नहीं है। या बहुत सारे ऐसे जिनको कि पता है, बट वो फिर भी अपने को हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट्स, या जो उनके सर पे बॉस ने डंडा मार के बैंक रिलेशनशिप मैनेजर कोई जानबूझ के थोड़ी करता है आपको यूलिप बेच रहा है। इसीलिए बेच रहा है क्योंकि उसके बॉस ने उसके सर पे डंडा मार के टारगेट लगा रखा है कि हाँ भाई बेचो। तो वो बहुत कम लोग बचते हैं। सो आई आई फुली अग्री कि ये सर्टिफिकेशंस डू हेल्प एंड डू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इनटू इट। और नहीं होने का तो सर रीज़न यही है कि इंडिया में लोग जो है ना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप पैसे मांगने जाओ किसी से, नई जनता उतना देने को तैयार रहती है। दैट इज़ तो सर लोग बेसिकली अगर नहीं तैयार है तो वो लोग सफ़र भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको कर रहे हैं। बताता हूँ कि बिल्कुल। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि अभी ये केस हमारे ऑफ़िस के बगल वाले ऑफ़िस में हुआ है, जहाँ पर वो स्टाफ़ काम करता था, उसकी सैलरी तकरीबन 20,000 रुपए के आस-पास आई होगी। तो मैं देखा कि वो एक किसी बैंक वाले से बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहा है, उसमें मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था।
तो वो कह रहा था कि आपने ये कैसे कर दिया, आपने मुझे इंश्योरेंस कैसे दे दिया, आपने तो म्यूचुअल फंड बोला था, आपने मुझे इंश्योरेंस कैसे दे दिया। तो उसे तब पता चला जब सेकंड प्रीमियम का नोटिस आया कि ये म्यूचुअल फंड नहीं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो जिस देश में इतनी कम फाइनेंशियल लिटरेसी हो कि उसे यही पता नहीं कि ये इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को पहले ये सब पढ़ना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए, वो बहुत कुछ बचा सकते हैं बेसिकली। अरे सर, ये तो रेगुलेटर अपना ये इंश्योरेंस का जो यूलिप्स वाले प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं, उनकी आप आजकल एडवर्टाइजिंग देखिए। आई हैव सीन एड्स जब उनके अंदर वो लिखेंगे कि अच्छा एनएवी ऑफ 10 को हाइलाइट करके वो लोग का होते हैं, और बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान जो यूलिप्स हैं, उनको वो एक म्यूचुअल फंड का चस्का और फ्लेवर लगाने की लोग कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो थ्रू आउट द इंडस्ट्री है, हर अलग-अलग लेवल पे, बट इसीलिए मेरे को वो वाला आर्गुमेंट आपका ज़्यादा वैलिड लगता है कि भाई खुद ही पढ़ लिख के सीख लो, कम से कम और किसी का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपना तो तुम पैसा बचा लोगे मैं इसके एक थ्रू। एग्जांपल आपको और देना चाहूँगा कि एफपीएसबी बोर्ड ने अभी एक सीएफपी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड निकाला हुँ, और 2 साल से ही दे रहे हैं वो। 2024 में दिया, 2025 में दिया। 2024 में वो गया एक डॉक्टर को, हुँ। पीएचडी वाले डॉक्टर ने, एमबीबीएस एमडी, ही इज़ अ फिजिशियन इन सूरत एंड ही वाज़ माय स्टूडेंट। इनफैक्ट 2025 को जिसको गया है, ही हाँ, विकास को ही तो विकास। जानता हूँ। विकास का जो विकास मेरा वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने उसमें देखा होगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी एक्टिव भी है विकास, और विकास का जो पार्टनर है अवधेश, वो भी हैज़ बीन ऑन द शो बिफोर। मैं उसका एपिसोड भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बढ़िया आदमी है, मतलब काफ़ी उसने आई मेरे कैन को टेल हेल्प की यू होती दिस दैट 2024 में वो एक डॉक्टर को जाता है, 2025 में एक इंजीनियर को जाता है। है। नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के 2 लोग सीएफपी स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनते हैं। वो बात अलग है कि वो मेरे स्टूडेंट है तो मुझे ज़्यादा खुशी है ऑल ओवर इंडिया में। सो व्हेन आई व्हेन ही अप्रोच्ड मी, डॉक्टर मनीष कागरेचा, तो मैंने उनसे सबसे सवाल पहले ही पूछा, सर आप तो डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर, आप तो व्हाई डू यू वांट टू डू सीएफपी प्रोग्राम, ही इज 54 इयर्स ओल्ड। तो सर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए तो मेरे को समझ में आता है। जैसे मेरी एक दोस्त है गुंजन, गुंजन ने सीएफपी किया था, वो अभी अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस चलाती है, एंड ऑब्वियसली सीएफपी से उसको नॉलेज भी मिली और काफ़ी उसको क्लाइंट्स के साथ में हेल्प भी हुई। बट आप बता रहे थे कि पायलट्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, ये सारे लोग भी सीएफपी कोर्सेज़ करते हैं। इनका क्या एडवांटेज रहता है? अपने पैसे को बेटर मैनेज कर पाएँगे, बट और क्या मोटिवेशंस रहते हैं? आपके पास में तो इतने स्टूडेंट्स आते हैं। व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम दैट कि इन स्टूडेंट्स के लिए क्या रहता है? सो नंबर 1 डेफिनिटली दे वांट टू मैनेज देयर मनी ऑन देयर ओन। सेकंडली कभी-कभी किसी को लगता है कि अगर मुझे फील्ड चेंज करना है तो व्हाट आई कैन डू, राइट? सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक उभरता हुआ फील्ड है इंडिया में बिकॉज़ वी डू नॉट हैव फाइनेंशियल प्लानर। वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी हैव लॉयर्स, बट फाइनेंशियल प्लानर नहीं है जो आपको हर एंगल से नॉलेज और आपको बेसिकली मदद कर सके, राइट? सो आई विल टेक एन एग्जांपल एंड ही इज़ अ फिजिशियन, मिस्टर मनीष काकरेचा, डॉक्टर मनीष काकरेचा। डॉक्टर मनीष। अब जब उन्होंने, बिकॉज़ ही इज़ बीन माय स्टूडेंट, तो मैंने बोला कि आप सीएफपी क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज़ सबसे पहले तो मेरी क्यूरियोसिटी थी, सबसे पहले एक डॉक्टर को भी 54 इयर्स ओल्ड, अगर वो सीएफपी करना चाह रहा है, तो उनका जवाब यही था कि आई वांट टू मैनेज माय मनी, राइट? तो मुझे अपना पैसा अच्छी तरह मैनेज करना है और थोड़ा-सा फाइनेंस पढ़ने का उनका शौक था। एंड यू वोंट बिलीव टू माय सरप्राइज़, उन्होंने पाँचों स्टेप्स जो रेगुलर बताई, पहली बार में क्लियर करी एंड ही गॉट दिस अवार्ड। एंड 2025 में ये अवार्ड गया, विकास यादव है, ही इज़ एन इंजीनियर। सो दोनों बार, एंड ही इज़ ऑल्सो माय स्टूडेंट, सो दोनों बार ये अवार्ड एक नॉन फिनिश बैकग्राउंड व्यक्ति को गया। और प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पैसे को समझ सके। तो पैसा, मनी मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, इट डज़न्ट मैटर कि वो फाइनेंशियल फील्ड से ही हो। तो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, हाउसवाइफ हैं, सिर्फ मैटर ही नहीं करता। आप सीएफपी कर भी सकते हैं, आप अपना पैसा भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, यानी पैसा जोड़ने से लेकर नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसफर तक, ये बेसिकली दिस इज व्हाट सीएफपी टीचेस यू, राइट? सो इसलिए एवरीबॉडी शुड परस्यू सीएफपी और एनीबॉडी कैन डू। मेरे पास 18 साल से लेकर 63 ईयर्स ओल्ड के एग्जांपल हैं। 63 ईयर्स ओल्ड अभी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है फ्रॉम लुधियाना, डॉक्टर अजय वर्मा, उन्होंने अभी सीएफपी कंप्लीट किया है। और एक लड़का बच्चा है, उसने वो 19 इयर्स एज में इसे कर लिया। तो ये किसी को अगर ये मिथ हो कि मैं नहीं पढ़ सकता, मैंने पढ़ाई बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, या मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता। सब कुछ एक्सेल पे करना है, आपको कुछ कुछ करना ही नहीं है। सो एनीवन कैन डू दिस एट इन व्हाटएवर प्रोफेशन ही और शी इज़।
तो सर अगर मान लो मेरे को करना है या कोई देख रहा है उसको करना है तो क्या मतलब हाउ डू आई गेट स्टार्टेड विद समथिंग लाइक दिस? सो यस, तो वी आर एन ऑथराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर ऑफ एफपीएसबी इंडिया VTCFP। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.infli.in। तो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी और वेबसाइट है www.infli.in। तो वहाँ जाके आप डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा मैं। डाल दीजिए, अदरवाइज यू कैन गिव माय नंबर्स आल्सो। तो वो वहाँ पर हमें हमसे बात करेंगे तो विल गिव यू एवरीथिंग। हम आपको बता देंगे कि कैसे होना है, ब्रोशर वगैरह एंड फीस स्ट्रक्चर विल सेंड यू। And we have batches in every 3 months. So I probably will have next batch in February. So that's how it goes. फेयर एनफ। मैं खुद चेक आउट करता हूँ क्योंकि मैं आजकल एक वो एआई बॉट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि यही थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प कर पाए एंड आई एम वेरी श्योर आई विल आल्सो गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। तो सर ऑन दैट नोट मैं चाहूँगा कि आज का एपिसोड हम यहीं रैप अप करें, बट ख़त्म करने के पहले कोई मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? Yeah. So for sure, so मैं यही बोलना चाहूँगा कि मनी मैनेजमेंट इज बेसिकली नॉट ओनली डूइंग इन्वेस्टमेंट, इट स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट एंड अप विद एस्टेट प्लानिंग। तो इस बीच में जितने भी पैसे को लेकर, चाहे वो इंश्योरेंस प्लानिंग हो चाहे टैक्स प्लानिंग हो, इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबको होना चाहिए ताकि बेसिकली आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सके। और हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है, अगर आप उसमें आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस एजुकेशन को लें। दिस विल रियली हेल्प यू। और जो आपकी आने वाली जनरेशन, मान लीजिए अगर आपके ऑडियंस 45 से 50 साल के बीच में, तो मुझे लगता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी पुअर। क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बँट रहा है जो शायद कहीं न कहीं डीरेल कर रहा है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। सो प्लीज़ फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी पुअर। सो एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन में आप सब लोग आइए, ये आपका पैसा भी बचाएगा और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को स्मूथ भी करेगा। दैट आई कैन एश्योर यू। वेरी हैप्पी टू हियर दैट एंड टू माय ऑडियंस आई विल सजेस्ट कि आप लोग जितना पढ़ते रहेंगे, जितना सीखते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होती रहेगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जो भी मुझे पता लगती हैं मैं शेयर करता रहूं और राहुल सर जैसे और भी गेस्ट को मैं इस शो के ऊपर लाता रहूँगा। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा और अगर नहीं भी लगा तो भी यहाँ तक बैठ के अगर सुना है तो कम से कम लाइक ज़रूर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोज़ जो हैं वो हमारे ज़्यादा आते रहेंगे। On that note, thank you for watching and yes, once again, please remember to like, subscribe and comment.